दोस्तों, एक 25 साल की लड़की जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, उसे रात भर नींद नहीं आती है क्योंकि उसे अपनी मां से बिछड़े हुए 20 साल बीत चुके थे। अब वो अपनी मां को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मां के बारे में बस उसे इतना ही याद था कि वो दिल्ली का कोई कोठा था जहां पर बहुत गलत काम होता था। और एक दिन वो अपनी बेटी को वहां से निकाल देती है। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 5 साढ़े 5 साल की थी। किसी का हाथ पकड़ाकर वो कहती है कि इस अंकल के साथ चली जाना जहां पर ये तुम्हें तुम्हारे दादा दादी के पास छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, वो आदमी उसे सड़क पर छोड़कर कहीं भाग जाता है और फिर उसके बाद वो अपने दादा दादी के पास जाने के बजाय कहीं और चली जाती है। आज इस बात को 20 साल बीत चुके थे। आज वो जहां भी थी ठीक ठाक थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और इसीलिए वो बेचैन हो जाती है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती है। वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि अब उसकी माँ जिंदा भी है या मर चुकी है, और वो कहाँ की रहने वाली है, इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी, और अब वो उसे पहचान भी पाएगी कि नहीं पहचान पाएगी। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो दोस्तों अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन क्या वो उसे ढूंढ पाती है? और वो कोठे पर जाती है तब उसके साथ क्या होता है? दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, ये जो कहानी है ये है पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले से स्टार्ट होती है। एक महिला जिसका नाम शारदा होता है, जब उसकी उम्र 19 साल की होती है तभी उसकी एक शोभित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसे एक बेटी हो जाती है जिसका नाम गुड्डी रखा जाता है। लेकिन जैसे ही 4-5 साल बीतते हैं दोस्तों, शोभित में और जो शारदा थी उनमें बन नहीं पाती है और फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। शारदा अपनी बेटी गुड्डी को लेकर उससे दूर चली जाती है। लेकिन इसी बीच एक अजनबी, एक अनजान शख्स से उसकी मुलाकात होती है। उस व्यक्ति का नाम रोहित होता है। रोहित के वो प्यार में पड़ती है और उसके बाद उससे शादी करती है। रोहित जो है वो दिल्ली में काम करता था, लेकिन दोस्तों जो उसका काम था वो बहुत ही दुनिया का सबसे घिनौना काम होता है। वो भोली भाली महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उन्हें दिल्ली में लाकर कोठों पर बेच दिया करता था। यही रोहित का काम होता है। तो वो दोस्तों जब शारदा को अपने साथ दिल्ली लेकर आता है कि चलो दिल्ली में रहेंगे, उसके साथ उसकी बेटी गुड्डी भी आती है। और उसके बाद जब कुछ दिन वो रहता है तब वो अपनी पत्नी शारदा से कहता है कि चलो दिल्ली में तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही वो उसका सौदा तय कर चुका था किसी से 50,000 रुपये में, और ये बात है 2005 की। उसके बाद वो एक दिन सुबह रूम से निकलता है, दिल्ली में सारा दिन घूमता है। उसे लाल किला, चिड़ियाघर, हर जगह घुमाकर एकदम थका देता है बुरी तरीके से। जब वो थक जाती है तब शाम के समय जब रात हो रही थी तब वो उसे जीबी रोड लेकर आता है और वहाँ पर एक कमरे में लाकर बिठा देता है। शारदा कहती है कि ये कहाँ पर ले आए हो, ये कौन सी जगह है? वो कहता है कि ये जो है हमारे जान पहचान वाले का घर है और यहाँ से हम लोग कल चलेंगे। वो बैठा ही था। गुड्डी जो थी दिन भर की थकी थी, एक चारपाई पड़ी थी वहीं पर सो जाती है और फिर वो कमरे से बाहर निकलता है। कहता है कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके पीछे 4 लोग उस कमरे में आ जाते हैं और उसके बाद वो अंदर से उसे बंद कर लेते हैं। शारदा कहती है कि तुम लोग कौन हो, वो कहाँ पर गए? लेकिन दोस्तों अब उसके साथ क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही दुखद होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। उसके बाद वो रोती है, तड़पती है, लेकिन उसके साथ जो वो चाहते थे वही वो उससे करवाते हैं और कहते हैं कि अगर बेटी की सलामती चाहती हो तो जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों वो पहुंच जाती है जीबी रोड के कोठे पर। वहां पर उसके साथ 3-4 महीनों तक अमानवीयता की गई, हर तरीके से कई लोग। और ये सब सहते सहते आखिरकार शारदा जो है वो थक जाती है, हार मान जाती है, हालात से समझौता कर लेती है
कहती है जब यही किस्मत में लिखा था तो यही सही। लेकिन अब वो अपनी बेटी को वहाँ से निकालना चाहती थी। वो 5.5 साल की हो चुकी थी, लगभग 6 साल की होने वाली थी। वो एक दिन अपने एक कस्टमर से, जो कि उसका रेगुलर ग्राहक होता है, उसका पैर पकड़ लेती है, उसके आगे हाथ जोड़ती कहती है किसी भी तरीके से तुम जो है मेरी बेटी को यहाँ से निकाल दो और इसके दादा दादी के पास पहुँचा देना, यानी कि शोभित जो होता है उसका पहला पति, उसके माता पिता के पास। क्योंकि जब वहाँ से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो रहा था तो शोभित कह रहा था कि मेरी बेटी को मुझे दे दो, लेकिन शारदा उसे चाहती थी, प्यार करती थी, और जो गुड्डी थी वो भी बोली मैं माँ के साथ रहूँगी, इसीलिए उसे लेकर अपने साथ दिल्ली चली आई थी। तो वो चाहती है कि कम से कम ये अपने अगर उस पिता के पास पहुँच जाएगी तो इसका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा और मुझे तो अब इसी नर्क में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से वो उस व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी, बस मेरे बेटी को यहाँ से निकाल दो। वो व्यक्ति बहुत कहने पर मान जाता है, उसे वो 5,000 रुपये भी देती है, आने जाने का किराया प्लस उसका कुछ खर्चा देती है। और फिर दोस्तों वहाँ से निकलना आसान नहीं था। एक दिन वो बड़ा सा बैग लेकर आता है और उसमें किसी और उसी के जो कोठे पर काम करते थे उन्हीं की मदद से वो गुड्डी को जो समझाती है और कहती है कि बेटा यहाँ पर देखो कितने गलत लोग रहते हैं और यहाँ पर तुम रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। देखो मुझे भी मारा पीटा जाता है, तुम्हें भी मारा पीटा जाता है, तो एक काम करो तुम यहाँ से और इन अंकल के साथ चुपके से इस बैग में सो जाओ और निकल जाओ। 2 दिन के बाद मैं भी आ जाऊँगी, ये अंकल तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुँचा देंगे। गुड्डी दोस्तों सब कुछ अपने आंखों से देख चुकी थी, छोटी ही थी लेकिन उसे डर लगता था। वो जो है वहाँ से उस व्यक्ति के साथ निकलती है, लेकिन जैसे ही दोस्तों उसे लेकर वो वहाँ से कुछ दूर लेकर जाता है, 2-3 किलोमीटर दूर, उसे ले जाकर सड़क पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पर छोड़ देता है, जहाँ पर वो कहती है अंकल अंकल, उसे ढूंढने लगती है, वो नहीं मिलता, वो रोने लगती है। और फिर जब वो रो रही थी तब एक व्यक्ति उस पर नज़र पड़ती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। उस व्यक्ति का नाम होता है रमेश कुमार। रमेश कुमार जब गुड्डी को देखता है, पूछता है बेटा क्या हुआ। दोस्तों वो बंगला में कुछ बोल रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल उसे अपने साथ लेकर जाता है और अपने एक जानने वाले से जो कि बंगाल के थे उनसे कहता है कि ज़रा देखो ये क्या कह रही है। वो उससे बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो बस इतना ही कह रही है कि उसकी मम्मी यहीं कहीं पर है और उसका अंकल इसे छोड़कर चला गया है। इसके अलावा अपने पापा का नाम शोभित बता रही है, लेकिन किस गांव की रहने वाली है, किस ज़िले की रहने वाली है, इसे कुछ भी नहीं पता। अब वो दोस्तों इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी कि रमेश कुमार उसे अपने पास 3 दिन तक रखता है, लेकिन सोचता है कि यार पुलिस में अगर मैं बता दूंगा तो शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो कल को मैं भी फंस सकता हूँ। पता नहीं ये किसकी बेटी है, कहाँ से आई है। और फिर वो 3 दिन उसको अपने साथ रखा, बहुत प्यार दुलार करता रहा और फिर आखिरकार उसे पुलिस चौकी पर ले जाकर दे देता है, जहाँ से उससे पूछताछ होती है, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब वो पुलिस में दे देता है उसके बाद वो गुड्डी को भूल नहीं पाता है। रमेश को हमेशा यही लगता था कि वो कहीं पर बैठकर रो रही है, कहीं पर वो मुझे बुला रही है, उसे शायद खाना नहीं मिला है, वो परेशान है, माँ के बिना वो कैसे होगी। यही सब सोचकर दोस्तों वो 10 दिन तक बेचैन रहा। लेकिन जब 10 दिन बीत जाते हैं तब जाकर वो चौकी पर पता करता है कि साहब वो जो मैंने लड़की आपको दी थी वो कहाँ पर है, क्या उसके माता पिता का कुछ पता चला। पुलिस वाले कहते हैं भाई कुछ पता नहीं चला, फिलहाल वो अनाथ आश्रम में पहुंचा दी गई है। कहता है कि साहब मैं जब से उसे छोड़ा हूं मुझे जो है उसकी बहुत याद आती है, मैं रह नहीं पा रहा हूं। एक काम करो आप उसे मुझे दे दो, मैं उसे अपनी बेटी समझकर रखूंगा। पुलिस वाले उसकी जांच पड़ताल कहते तुम्हारी शादी हुई है। कहता नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे माता पिता हैं वो इसका ख्याल रखेंगे। और फिर दोस्तों कुछ कागजी कार्रवाई होती है। वो लोग गुड्डी को लाकर रमेश कुमार को सौंप देते हैं। रमेश कुमार उसे लेकर उत्तर प्रदेश आता है और सिद्धार्थ नगर लाकर अपने माता पिता को के पास जो है पहुंचता है और कहता है कि ये ऐसे मुझे रोती हुई मिली थी। उसके माता पिता उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उसे प्यार दुलार करने लगते हैं।
उसके बाद वो उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देता है। धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया। 2 सालों के बाद खुद रमेश कुमार की शादी हो गई। लेकिन जिससे शादी हुई थी, लड़की वालों को बता दिया कि मेरे पास जो मुझे मिली है लड़की, वो मेरे साथ ही रहेगी और उसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ और आपकी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। दोस्तों लेकिन जो उसकी पत्नी थी, वो उसे माँ जैसा प्यार तो नहीं देती है, लेकिन उसे कोई दिक्कत भी नहीं उससे थी। वो अपने काम से मतलब रखती थी। फिलहाल जो गुड्डी थी वो रमेश के माता पिता के पास रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। रमेश कुमार अपनी पत्नी को लेकर, चूंकि दिल्ली में काम करता था, वो दिल्ली आकर रहने लगता है और गुड्डी जो है अपने दादा और दादी के पास, यानी कि रमेश के माता पिता के पास रहने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों पढ़ने लिखने में वो ठीक थी। 10वीं करती है, 12वीं करती है, बीएससी करती है और फिर वो नर्सिंग का कोर्स करने लगती है। और दोस्तों आ जाता है 2025। इतने दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो उसे अपनी माँ की उसको याद ना आई हो। इधर जो रमेश कुमार था, इसके भी 2-3 बच्चे हो गए जो कि उसके साथ दिल्ली में ही रहते थे। और फिर रमेश कुमार दिल्ली में भी काम वगैरह छोड़कर, कुछ पैसे जोड़कर गांव में आकर दुकान खोल लेता है और जो गुड्डी थी उसे हॉस्टल में रख देता है। वो नर्सिंग की पढ़ाई करती है। अब उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। रमेश कुमार सोचता है कि इस बेटी की शादी कर दूं और उसके बाद जाकर कहीं अपना खुशी खुशी अपने पति के साथ रहे। यही सब वो सोच रहा था। लेकिन दोस्तों अब गुड्डी जो है ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी कि वो औरत की दर्द को समझ सकती थी और अपनी माँ के दर्द को वो महसूस करती है। उसे दुनियादारी पता चल चुकी थी। उसे अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि हाँ, वो जहाँ पर थी वो एक कोठा ही था और जो लोग उसके माँ के साथ वहाँ पर जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे। और इस वजह से वो बेचैन हो जाती है, अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास करती है। लेकिन वो जाए तो कैसे जाए, कहाँ जाए, किसके साथ जाए। इसी बीच दोस्तों उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम आदित्य होता है। वो भी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था, उससे 1 साल सीनियर था। वो उसे चाहता है। एक दिन उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वो जो है जब उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो गुड्डी को भी कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत थी, ऐसे लड़के की ज़रूरत थी कि जो उसका साथी बन सके, उसका दोस्त बन सके और उसके माँ को ढूंढने के लिए उसका साथ दे सके। और इसीलिए वो उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन वो गुमसुम सी रहती थी। आदित्य उसका बहुत ख्याल रखता है। एक दिन पूछता है तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो गुड्डी उसे अपनी सारी कहानी बताती है और कहती है कि मेरी माँ जो है वो किसी कोठे पर ही थी और इस तरीके से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और सारी बातें वो बताती है कि क्या क्या कैसे कैसे वो जो है दर्द सहती थी। वो कहती है कि मुझे उन्हें ढूंढना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या मेरे साथ चल सकते हो। दोस्तों अब आदित्य कहता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। अब उनकी उम्र 50 साल की हो गई होगी, क्या पता वो वहाँ पर हैं या कहाँ पर हैं, वो जिंदा भी हैं या मर चुकी हैं। दोस्तों ये बात सुनते ही वो रोने लगती है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ जो है वो कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मुझे उनकी इतनी याद नहीं आती, मुझे मेरे माँ से मिलवा दो। और वो कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और वहाँ पर चलकर अगर पुलिस की भी मदद लेनी पड़े तो वहाँ हम लोग मदद ले लेंगे। दोस्तों वो लोग हॉस्टल में रहते थे, बिना बताए, किसी को बिना सूचना दिए। रमेश कुमार को तो ये पता था कि उनकी बेटी हॉस्टल में है। वो आदित्य के साथ दोस्तों ट्रेन पकड़ती है और वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, कमला नगर, कमला मार्केट थाने पर, वहाँ पर जाकर पता करते हैं और कहते हैं कि ऐसे इनकी माँ हैं और यहीं किसी कोठे पर उन्हें कोई लाकर छोड़ दिया था, ऐसी सी बात है, क्या आप कोई मदद कर सकते हो। वो लोग कहते हैं यार 50 साल की महिला, इतनी पुरानी बात नामुमकिन है, वो यहाँ पर नहीं होगी और अगर होगी भी तो कहीं यहीं आसपास दुकान वगैरह चला रही होगी। लेकिन तभी उन्हें ख्याल आता है कि समय समय पर कुछ लोग मुक्त कराए जाते हैं और 2015 में जब वो डायरी खोलते हैं, रिकॉर्ड खोलते हैं, तो वहाँ से करीब 40 महिलाएं जो हैं वो वहाँ से निकाली गई थी और उन्होंने अपनी मर्जी से काम छोड़ा था, जिनकी उम्र जो है थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी।
उसमें उसकी माँ का नाम शारदा होता है और ये उसको याद था कि माँ का नाम शारदा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, शारदा नाम की एक महिला को वहाँ से निकाला गया था। उसकी उम्र 35 साल की थी, लेकिन उसके बाद उसे एक नारी निकेतन में डाल दिया जाता है। ये लोग जाते हैं उस नारी निकेतन में, पता करते हैं दिल्ली के, तो वहाँ पर पता चलता है कि हाँ, एक महिला तो यहाँ पर थी ऐसी, लेकिन एक यहाँ पर जो वार्डन रहती थी वो रिटायर हो चुकी हैं, और वो जो है उनकी कहानी बताती थी कि एक ऐसी महिला आई थी और उसकी बेटी है, बेटी को उसने अपने घर भेज दिया था और उसके लिए वो अपने गांव गई थी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन वो रिटायर हो चुकी हैं दोस्तों। फिर जाकर वो उनसे मुलाकात करते हैं तो वो कहती है कि हाँ, वो थी, बहुत परेशान थी, और करीब ये 2015 की बात है जब वो आई थी यहाँ पर नारी निकेतन में, और मुझसे कहती थी कि मेरी एक बेटी है, मैं बेटी से मिलने जा रही हूँ। जीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बेटी के लिए वो जिंदा थी, और वो वहाँ पर गई थी, अपना एड्रेस और नंबर भी देकर गई थी, क्योंकि उस समय उसके पास मोबाइल था। तो जब वहाँ पर गई अपने घर पर, और वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरी बेटी यहाँ नहीं आई, फूट फूट कर रोने लगी थी और कहती है मैं अपनी जान खो दूँगी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि नहीं, ऐसा मत करो, क्या पता तुम्हारी बेटी कहीं पर हो, इस तरीके से मत करना। और दोस्तों, आज वही बेटी उस मैडम के सामने खड़ी थी, कहती है कि मैं तो वही बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ का क्या पता है कहाँ पर क्या आपने बात की थी, वो नंबर मुझे दे दो। लेकिन वो कहती हैं कि 2-3 सालों तक तो उस पर कभी कभार मुझसे बात होती रही, लेकिन उसके बाद वो नंबर भी बंद हो गया। हाँ, ये बात है कि जो एड्रेस है जो उसने घर का बताया था, वो एड्रेस यही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के गांव का एड्रेस था। फिर वो एड्रेस लेती है और वहाँ से अब वो उस गांव में जाने की सोचती है, लेकिन आदित्य से कहती है कि पता नहीं वहाँ पर कोई मुझे अपना कहने वाला होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर क्या पता मेरी माँ होगी कि नहीं होगी। आदित्य कहता है जो भी होगा चलो चल कर वहाँ पर देखते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद वो लोग दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, हुगली ज़िले जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उनका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मुलाकात तो अपने पिता शोभित से हो जाती है। हालांकि जो उसके दादा दादी थे इस समय वो दुनिया में नहीं थे, लेकिन शोभित से जब वो कहती है कि पापा मैं गुड्डी हूँ आपकी, तो दोस्तों वो उसे अपने छाती से लगाकर रोने लगते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों जो शोभित था उसकी भी दूसरी शादी हो चुकी थी, उसके भी 2 बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगता है। कहता है कि बेटा वो तो आई थी तुम्हारी माँ 10 साल पहले, लेकिन अब वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। वो बस यही कह रही थी कि मैं दिल्ली में 10 साल थी, वहाँ पर कोई नौकरी कर रही थी, और तुम जो है उनसे खो गई हो, तो क्या पता तुम यहाँ पर हो, यही ढूंढते हुए वो आई थी, लेकिन अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हारी एक ताई है जो उसके बारे में बता सकती हैं, क्योंकि उन्हीं से वो ज़्यादा बात किया करती थी। दोस्तों उसके बाद फिर वो लोग उस ताई के पास जाते हैं, और जब ताई के पास जाते हैं दोस्तों, ताई को सारी हिस्ट्री पता थी, क्योंकि जो शारदा थी वो उस ताई से सारी बात बता चुकी थी कि वो दिल्ली में कैसे थी और क्या कर रही थी। उसने अपनी बेटी को किसी के साथ भेजा था, लेकिन वो गुड्डी को यहाँ लेकर नहीं आया, पता नहीं कहाँ क्या कर रहा होगा, कहाँ लेकर गया, ये सोचकर बहुत परेशान थी। और वो बता नहीं सकती हूँ कि कितना उसके दिल में तुम्हारे लिए दर्द है, उसकी आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। वो कहती है लेकिन है कहाँ, मेरी माँ कहाँ पर है? तो ताई कहती है कि मैंने जो है, जब वो आई थी उसकी उम्र 35-36 साल की थी, मैंने उसकी शादी जो है एक शादीशुदा युवक से करा दी थी। उसके भी पहले से 2 बच्चे थे, और शादी के बाद भी जो है उसके 2 बच्चे हुए हैं, यानी कि तुम्हारी माँ जो है अब उसके पास 2 बच्चे हैं, दोनों जो है 5 साल और 6-7 साल के हैं। तो फिर अब वो अलग रहती है, लेकिन जिससे मैंने शादी कराई है उसे कुछ नहीं बताया है कि ये कहाँ पर कहाँ से होकर आई है। बस इतना ही बताया था कि माँ बेटी दिल्ली गई थी, बेटी वहाँ पर खो गई, तो उसे ढूंढने में इसने इतने साल लगा दिए और अब वापस आई है। तो फिर ये बोलकर मैंने शादी कराई थी, बेटा वहाँ पर तुम जाओगी तो फिर उनका जो भी है वो सच्चाई सामने आ जाएगी, तो उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होगी। तो मैं जो है तुमसे
तुम्हारी माँ की मुलाकात करवा सकती हूँ। और फिर दोस्तों मुलाकात का जो दिन था वो तय होता है। एक मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में वो सूचना देती है शारदा को कि तुम आ जाओ, और तुम्हारी जो बेटी है तुम्हें ढूंढते हुए आई है, तुमसे मिलने के लिए आई है, तुम्हारे लिए परेशान है। दोस्तों उस मंदिर में जो आदित्य था और जो गुड्डी थी, ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। शारदा कोई बहाना बनाकर आती है वहाँ पर, और दोस्तों जैसे ही वो एक रिक्शे से उतरती है, 100 मीटर दूर से जैसे वो गुड्डी को देखती है, दौड़ के आती है और आकर उसे अपने छाती से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना देखकर जितने भी लोग मौजूद थे, उसकी ताई, आदित्य, सारे लोग दोस्तों रोने लगते हैं। और वो अपने सीने से अलग नहीं कर रही थी। कहती बेटी तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर वो अपने माँ को बताती है रमेश कुमार के बारे में कि ऐसे एक व्यक्ति ने जो है उन्हें अपने साथ वो रखे हुए हैं, वो दुनिया के हर इंसान से अच्छे इंसान है, उन्होंने अच्छी परवरिश दी है और वो ठीक ठाक रह रही है, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। लेकिन माँ तुम बताओ तुम कैसे थी। दोस्तों फिर वो अब क्या बताए, 10 साल उसने कैसे झेले थे। अब दोस्तों उसके बाद गुड्डी जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ और जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं। अगले दिन वो उनसे भी मुलाकात करती है, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ रह नहीं सकती थी और वहाँ से दोस्तों उसे उत्तर प्रदेश आना था आदित्य के साथ। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं फिर आऊँगी, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर पे जा रही हूँ जहाँ पर मेरे पालनहार पिता हैं रमेश कुमार के पास। वो चली आती है। दोस्तों ये 25 मई 2025 को इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद वो यहाँ चली आती है। और उसके बाद जो रमेश कुमार हैं वो गुड्डी की शादी आदित्य से कर देते हैं, क्योंकि गुड्डी को आदित्य से इतने दिनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है। आज दोस्तों आदित्य और गुड्डी एक साथ रह रहे हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और जो शोभित है उसका पहला पिता अपने बच्चों के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में, और जो शारदा है वो अपने पति के साथ और 4 बच्चों के साथ रह रही है। सारे लोग अपने अपने जगह पर हैं, अच्छे हैं। आज इनके बीच बात होती है, मुलाकात होती है। लेकिन दोस्तों एक अविश्वसनीय घटना, दुनिया में ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा गुड्डी के साथ हुआ, शारदा के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों उन लोगों को क्या कहें जो पैसों के लिए आज भी ये काम करते हैं। दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और इसी प्रकार की कहानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।